नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के मामले पर महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 बागी विधायकों के बारे में, उनकी अयोग्यता के बारे में जो फैसला दिया, उसमें राज्यपाल की, तत्कालीन राज्यपाल की बड़ी आलोचना की है। भगत सिंह कोश्यारी थे उस समय राज्यपाल महाराष्ट्र के। उससे कई सवाल उठते हैं। ये आलोचना का जो आधार बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बड़ा विचित्र है। क्यों, ये बताता हूँ आपको। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो सरकार राज्य में चल रही है उसको सदन का बहुमत प्राप्त है। अगर इसमें कहीं से भी शक उठता है, किसी तरह की शंका की गुंजाइश है, तो उनका पहला दायित्व बनता है कि वो मुख्यमंत्री को बुलाएं और कहें कि आप सदन में विश्वास मत हासिल कीजिए। भगत सिंह कोश्यारी ने, जो उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने यही काम किया, अपने संवैधानिक दायित्व का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिन 34 विधायकों ने पत्र लिखा राज्यपाल को, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो इस सरकार से समर्थन वापस ले रहे। उन्होंने कहा कि वो इस करप्ट सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते। उनकी जो है, उद्धव ठाकरे जो उनके नेता थे, उनसे कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि समर्थन वापस लेना चाहते हैं। तो राज्यपाल ने कैसे समझ लिया? उनके पास क्या ऐसा मटेरियल था जिसके आधार पर वो इस निर्णय पर पहुंचे कि इस सरकार ने बहुमत खो दिया है? पहली बात तो ये अवधारणा, ये जो है प्रेमाइस जो है, वो सुप्रीम कोर्ट की वही गलत है कि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस सरकार ने बहुमत खो दिया है। राज्यपाल के पास 34 विधायकों की चिट्ठी आती है। सवाल ये है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करे उसके बाद, उसका क्या रुख होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये पार्टी के अंदर का झगड़ा था, राज्यपाल को इसमें नहीं पड़ना चाहिए था। पार्टी के अंदर के झगड़े को सुलटाने के लिए सदन के विश्वास मत का जो है वो सहारा नहीं लेना चाहिए था। ये सहारा राज्यपाल नहीं ले रहे थे। ये सहारा ले रहे थे, अगर कोई ले रहा था तो बागी विधायक ले रहे थे, या फिर उद्धव ठाकरे। उन दोनों के अलावा तो और किसी तीसरे का इसमें कोई जो है स्टेक था नहीं उस तरह से, मतलब कम से कम पार्टी के अंदर का विवाद सुलझाने के लिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट एक ट्वीट पर, एक अखबार में छपी एक छोटी सी खबर पर, टीवी चैनल पर चली एक खबर पर, या किसी वकील द्वारा कुछ मेंशन कर दिए जाने पर बड़े बड़े मुद्दों पर सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर बड़े मामलों की सुनवाई शुरू कर देता है। वही सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद राज्यपाल चुपचाप राजभवन में बैठे रहें और वो इंतज़ार करें कि जब मुख्यमंत्री खुद आकर कह दें कि अब सदन में हमारा बहुमत नहीं रह गया है, तब उसके बाद वो एक्टिव मोड में आए, एक्शन में आए। चिट्ठी राज्यपाल को विपक्ष के नेता उस समय के सदन में देवेंद्र फडणवीस ने भी लिखी कि इस सरकार ने विश्वास खो दिया है, तो आप इस सरकार से कहें, मुख्यमंत्री से कहें कि विश्वास मत हासिल करें। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर विपक्ष के नेता को ऐसा लग रहा था तो उनको अविश्वास प्रस्ताव लाने से किसने रोका? बिल्कुल सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव लाना या नहीं लाना, ये विपक्ष का अपना संवैधानिक अधिकार है। वो कब और कैसे इसका इस्तेमाल करे, ये वही तय करेगा। आपको याद दिला दें 1999 की, जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। कैसे गिरी थी? जयललिता ने समर्थन विड्रॉ किया, उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारे पास उसके बाद भी समर्थन है और दलों ने हमें समर्थन दिया है। लेकिन उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उनकी बात नहीं सुनी। उनसे कहा कि आप सदन में विश्वास मत हासिल कीजिए। एक वोट से सरकार गिर गई। उस समय राष्ट्रपति ने विपक्ष से ये नहीं कहा कि अगर सरकार बहुमत में नहीं है तो आप क्यों नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते। उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठा? और राज्यपालों की भूमिका पर, राज्यपाल की भूमिका पर इस मामले में संदेह, जिस देश ने ऐसे ऐसे राज्यपाल देखे हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार को बर्खास्त कर दिया है, विश्वास मत लेने की तो बात ही दूर है। केरल में मार्क्सवादी पार्टी की पहली सरकार जो है पूर्ण बहुमत होते हुए भी बर्खास्त की गई। आंध्र प्रदेश में एनटीआर की सरकार बर्खास्त की गई।
उस समय रामलाल जो है राज्यपाल थे आंध्र प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार रोमेश भंडारी ने बर्खास्त कर दी। इस तरह के मामलों की संख्या 50 से ऊपर होगी जब सरकारों को पूर्ण बहुमत होते हुए भी बर्खास्त किया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा। उस ढांचे को बचाने का आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को कल्याण सिंह की सरकार ने दिया था। सरकार वो अपना वादा निभा नहीं पाई, तो कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करना समझ में आता है। लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, उसको क्यों बर्खास्त किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों सही ठहराया? ये ऐसे सवाल हैं, राज्यपालों की भूमिका को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला है, वहाँ जिस तरह का ये वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बड़ा विचित्र है। वो एक तरह से राज्यपाल को रोकता है अपना संवैधानिक दायित्व निभाने से। उस तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ भी गलत नहीं किया और जो 34 विधायक जिन्होंने उनको पत्र लिखा था, उनमें से एक भी, कह रहा हूँ एक भी, लौटकर उद्धव ठाकरे के पास नहीं गया। उससे साबित होता है कि जो शंका थी, जो आशंका थी मन में राज्यपाल के, वो सही साबित हुई। दूसरी बात, सरकार के पास बहुमत नहीं था, ये बात मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर स्वीकार कर ली। अगर सरकार के पास बहुमत था तो मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट के लिए जाते, लेकिन वो नहीं गए, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनको मालूम था कि वो विश्वास खो चुके हैं सदन का। ये राज्यपाल के कदम के सही होने की पुष्टि करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं देखा। कई बड़ी विचित्र बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विप अपॉइंट करने का, विप सचेतक जो होता है सदन में, उसकी नियुक्ति का अधिकार किसको है? विधायक दल को है या पार्टी संगठन को है? अब जो 10th शेड्यूल है जिससे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ गवर्न होता है, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि विप को नियुक्त करने का अधिकार विधायक दल को है या पार्टी संगठन को है। तो ऐसे में ये परंपरा से चला आ रहा है कि विधायक दल को ही मान्यता दी जाती है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये भूल गया कि भारत के संविधान में कहीं पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है। जो 10th शेड्यूल में भी है और उसके अलावा भी जहाँ भी जिक्र है, वो है संसदीय दल या विधायक दल। और जो स्पीकर है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो संसदीय दल और विधायक दल से बाहर का नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है स्पीकर को कि वो ये असर्टेन करें, ये पता लगाएं, ये सुनिश्चित करें, ये जानकारी हासिल करें कि जिस समय सचेतक की नियुक्ति हुई उस समय पार्टी पर कंट्रोल किसका था। तो स्पीकर के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके जरिए वो ये पता लगाए कि संगठन में बहुमत किसका था। स्पीकर सिर्फ और सिर्फ सदन के अंदर उसका अधिकार चलता है, अधिकार क्षेत्र है। वो ये तय कर सकता है कि किस पार्टी का बहुमत है, किसका नहीं है, किस पार्टी के साथ कितने विधायक हैं। डेमोक्रेसी चलती ही है बहुमत के आधार पर। जिसका बहुमत है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा खतरनाक संकेत दिया है। वो सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वेशंस में भी कही थी, वो बात जो है आज फैसले में भी लिखी गई है, जिसको पढ़ के सुनाया चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो हम उनको राहत दे सकते थे, यानी उनकी सरकार को रीइंस्टेट कर सकते थे। यानी इस्तीफा न दिया होता और हाउस को फेस किया होता, वहाँ उनको मेजॉरिटी प्रूव न कर पाते, हार जाते, तब भी हम उनको रीइंस्टेट कर देते। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है कि जो सरकार सदन के पटल पर विश्वास मत हार जाए, उसको पुनर्जीवित करने का सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है। इस सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस सवाल पर भी स्पष्टता आनी चाहिए। जिन भी परिस्थितियों में राज्यपाल ने विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया, विश्वास मत का फैसला तो सदन के पटल पर ही होगा, विधानसभा में ही होगा या लोकसभा में होगा। हमने तो वो भी दौर देखा है इस देश में राज्यपालों का, जब विधायकों की परेड होती थी राजभवन में। सवाल ये है कि सरकारिया कमीशन का गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का जो SR बोम्मई का केस है वो क्यों बना। SR बोम्मई की सरकार को कैसे बर्खास्त किया गया था बहुमत होते हुए भी।
सुप्रीम कोर्ट ये सब बातें भूल गया, या उसको लगा कि इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट आजकल अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैं कोई कानून का विशेषज्ञ या संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक आम नागरिक के नाते जो मन में सवाल उठते हैं उनको उठा रहा हूँ। कि सवाल ये है कि एक सरकार जो सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, उसका कारण कुछ भी हो, उस सरकार को फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, और उसको कानून के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा सकता है। तो यानी कि एक संकेत दिया सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में दूसरे नेताओं के लिए कि अगर अल्पमत में आ जाओ और विश्वास मत हासिल करने के लिए राज्यपाल ने आपसे कहा हो और आप विश्वास मत में हार जाएं तो हमारे पास आइए, हम आपकी सरकार को बहाल कर देंगे। ये बड़ी विचित्र सी बात है। ऐसे ही नाबम रेबिया वाले मामले में उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है 7 जजों की संविधान पीठ को, कि इसका दुरुपयोग हो सकता है कि अगर कोई जो नाबम रेबिया का केस है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, संविधान पीठ का फैसला था कि अगर स्पीकर के सामने विधायकों की अयोग्यता का सवाल है और उसके साथ उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आ जाता है, तो पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर चर्चा होगी, उसका निपटारा होगा, उसके बाद ही विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विचार हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच थी 5 जजों की, DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली, इसका कहना है तो ये तो दुरुपयोग हो सकता है इसका, ये न्यायोचित नहीं है कि कोई भी अयोग्य होने वाला जो गुट है वो स्पीकर के खिलाफ नोटिस दे सकता है विश्वास प्रस्ताव का। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर सरकार अल्पमत में हो तो जाहिर है कि स्पीकर जो है सरकारी सत्तारूढ़ दल का होता है, तो वो स्प्लिट को रोकने के लिए विधायकों को, दूसरे गुट के बागी विधायकों, बागी कह लीजिए उनको, बागी विधायकों को या दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दे, और ये सिलसिला चलता रहे, कभी 4, कभी 6, कभी 10, कभी 15 को अयोग्य करते रहिए और जो है 2/3 की संख्या पहुंचने मत दीजिए। तो दुरुपयोग तो दोनों तरफ से हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा ये जो फैसला है ये समझ में आने वाला फैसला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो देश में अंतिम बात मानी जाती है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को फिर किसी नए मामले में बदलता नहीं है, तब तक यही नियम है। तो इसलिए उन नेताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है जो सदन में अपना विश्वास खो दें और राज्यपाल के कहने पर जो है विश्वास मत हासिल कर रहे हों, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं तो उनकी सरकार बहाल हो सकती है। क्योंकि ये साबित करना राज्यपाल के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसके पास ऐसी क्या जानकारी थी, ऐसे क्या तथ्य थे जिसके आधार पर उसने तय किया कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। कभी राज्यपाल ने ये कहा नहीं, वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के बहुमत में होने पर सवाल उठ रहा है, इसलिए अच्छा हो कि सदन में आप विश्वास मत हासिल कर लें। इसमें राज्यपाल की ओर से कहीं नहीं कहा जा रहा है कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना ऐसा ही है। तो फिलहाल तो यही कानून है देश का। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।